Hello everyone. Welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में ना हमने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उनमें से एक स्टेट धीरे धीरे सबसे पावरफुल बनकर उभरी जो मगध था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब 16 महाजनपद थे तो सिर्फ मगध ही सुपर पावर क्यों बना? क्यों नहीं कोशला बना? क्यों नहीं अवंती? क्यों नहीं वज्जी? आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि मगध के पावरफुल रूलर और डायनेस्टीज जिन्होंने फ्यूचर मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन रखी, तो ये सारी चीज आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राइज ऑफ मगध। मगध का राइज कैसे हुआ? किंगडम वर्सेस रिपब्लिक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है। महाजनपद के दो टाइप थे। एक किंगडम था जो हमने पढ़ा था कि एक मोनार्की था और दूसरी तरफ रिपब्लिक था। किंगडम मतलब मोनार्की, यानी यहाँ पे पावर ना किंग के पास होती थी। एग्जाम्पल जैसे मगध, कौशल, अवंती एंड वत्स। और भी बहुत सारे थे। किंग मोनार्की में 7 थे, रिपब्लिक में 9 थे। रिपब्लिकन का मतलब था कि गंगा गंगा संघ, मतलब कि यहाँ पे पावर असेंबली के पास होती थी। एग्जाम्पल जैसे कि वज्जी, मल्ला, साक्य, कंबोज, ये सारे। तो आज की ना डेमोक्रेसी का एक प्रिमिटिव वर्जन समझ सकते हैं हम ये इसको, रिपब्लिक को। और यहाँ डिसीजन जो है ना असेंबली लेती थी। तो आप अगर मुझे बताओ कि अगर किसी कंपनी में ना एक सीईओ हो और दूसरी कंपनी में हर डिसीजन कमेटी ले रही हो, तो फास्ट डिसीजन कौन लेगा? ऑब्वियसली सीईओ वाला ना, क्योंकि वो सिंगल पर्सन डिसीजन लेने वाला है। और इसी वजह से मोनार्की जो है ना अक्सर रिपब्लिक से फास्टर एक्सपैंड कर पाती थी। और मगध भी इसी मोनार्की का एक पार्ट था और इसीलिए मगध के राइज के पीछे ये भी एक रीजन है। अब बात करते हैं कि मगध इतना जो है राइज क्यों किया बाकी जो है महाजनपद के कंपैरिजन में। ठीक है, मेन क्वेश्चन कि मगध इतना पावरफुल कैसे बना? सबसे पहले इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बोल लो या फिर बोल लो किसका फेवरेबल ज्योग्राफी। मगध ना मिड गंगा वैली में लोकेटेड था। नेचुरल प्रोटेक्शन भी था। 3 तरफ से ना पहाड़ियां थी और एनिमी अटैक करना उसको डिफिकल्ट होता था एनिमी को। और आज भी मिलिट्री बेसिस स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर ही बनाई जाती है। दूसरा कि रिच सोर्सेस थे इनके पास, मगध के पास। मगध के पास ना आयरन ओर था, कॉपर था, टिम्बर था, फर्टाइल लैंड थी, एलिफेंट थे। यानी नेचर ने ना मगध को बोनस पैकेज दिया था, ऐसा मान सकते हैं। फर्टाइल लैंड भी था, ये हमने बात किया। उसके बाद ना इसके पास ना रिवर एडवांटेज था। इम्पॉर्टेंट रिवर जैसे गंगा, सोन, पुनपुन, इन रिवर ने हेल्प किया इनको इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेड में, कम्युनिकेशन में। और आज भी दुनिया के मेजर सिविलाइजेशन ना रिवर के पास ही डेवलप हुई है। नेक्स्ट है एलिफेंट। आज ना आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? टैंक्स है और बहुत सारे फाइटर जेट ये वो। पर उस ज़माने में ना एलिफेंट ना टैंक से कम नहीं था। एलिफेंट और टैंक इक्विवेलेंट थे। पावरफुल मिलिट्री एसेट था एलिफेंट। और मगध के पास ना एलिफेंट की ना अबंडेंस थी, बहुत ज़्यादा एलिफेंट था। इनके एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा थे। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल था इनके पास, बिकॉज इनके पास रिवर्स का पानी आता था और वो एल्यूवियल सॉइल भी लाती थी। हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, ज्यादा खाना होता था तो पॉपुलेशन ज्यादा होती थी, उससे ज्यादा टैक्स मिलती थी सरकार को, आई मीन मोनार्की को वहां पे। और फिर उससे ज्यादा सोल्जर्स वो रख पाते थे। बस सीधा सिंपल सी बात। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स भी इनके पास बहुत ज्यादा था। मतलब कि मगध ना एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पर सिचुएटेड था। ट्रेड से रेवेन्यू आता था और रेवेन्यू से आर्मी स्ट्रांग होती थी और आर्मी से एक्सपेंशन होता था। इफेक्टिव इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन थे, रूलर थे। मतलब कि रिसोर्सेस ना सबके पास हो सकते हैं लेकिन लीडरशिप सबके पास नहीं होती। मगध को ना बिम्बिसार और अजात शत्रु जैसे ना कैपेबल रूलर्स मिले थे। इनके पास एक स्ट्रांग आर्मी थी, स्ट्रांग रूलर था, सारी चीजें थी। इन्फेंट्री थी इनके पास, कैवलरी थी, चैरियट, एलिफेंट, मतलब लड़ने के लिए ना सारी सुविधाएं थी इनके पास और बचाव करने के लिए भी सारी सुविधाएं थी। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई ना कि हर तरफ से ना फायदा ही फायदा। मतलब कि आप दुश्मन को अटैक कर सकते हो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप अटैक कर सकते हो, ठीक है। पर दुश्मन आपको अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आप चार दीवारी से घिरे हुए, 3 तरफ से पहाड़ियां हैं, कोई अटैक कर ही नहीं सकता। डिफिकल्ट टेरेन है, चढ़ नहीं सकता कोई। तो मतलब इतनी ज्यादा इसको ना बोनस मिला
इसीलिए मगध बहुत ज्यादा राइज किया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं, नोटिस कि एंशियंट पॉलिटिकल थिंकर के अकॉर्डिंग ना स्ट्रॉन्ग स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते थे। पहला कि वहाँ के किंग कैसे हैं, मिनिस्टर्स कैसी है, और टेरिटरीज कहाँ पे है, फोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी और अलाइज कौन है। मगध के पास ये सारे एलिमेंट जो थे ना वो मजबूत थे। ठीक है। हरण्यक डायनेस्टी, सबसे पहला हरण्यक डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे बिंबिसार। फाउंडर हरण्यक डायनेस्टी के थे। ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करूँ ना तो बिंबिसार ने डिप्लोमेसी और वॉर दोनों यूज किया। इन्होंने मतलब हर तरीके से अपनी टैलेंट ना शोकेस किया। ये मगध का ना फर्स्ट मेजर एक्सपेंशन था। अंग को अनेक्स किया था इन्होंने, और वो उसका पहला एक्सपेंशन था। मगध ने अंग को वो एनेक्स कर लिया था। डिप्लोमेटिक मैरिज जो है, इन्होंने क्या किया, कौसला, लिच्छवी, मद्रा, रॉयल फैमिलीज में मैरिज की। ये एंशियंट फॉरेन पॉलिसी थी कि अगर दूसरे किंगडम को ना वो कब्जा करना है तो फिर वहां पे मैरिज अलायंस करते थे कि उनकी बेटी उनकी बहन के यहाँ से शादी कर लेते थे। तो ऑब्वियसली कोई अपनी बेटी या बहन के घर पे तो लड़ाई नहीं करेगा, तो इस वजह से क्या होता था, वो अलाइज भी बन जाते थे और फिर एक साइड से वो सेफ भी हो जाते थे। बुद्धा एंड महावीरा, बिंबिसार बुद्धा और महावीरा दोनों को ना ये दोनों के कंटेम्पररी थे, और उनके साथ उनका गुड रिलेशन था बिंबिसार का, बुद्धा और महावीरा दोनों के साथ। फिर आते हैं अजात शत्रु। ये ना मगध के सबसे अग्रेसिव रूलर में से एक माने जाते हैं अजात शत्रु। ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बिंबिसार का बेटा था और उसने अपने ही फादर को ना जेल में जो है बंद करा दिया कि इनको बंद कराओ। पॉलिटिकल एम्बिशन इनका बहुत ज्यादा था, मतलब एकदम टॉप लेवल पे रखते थे अपने ये। अचीवमेंट क्या था, वज्जी कॉन्फिडेंसी को डिफीट करना, काशी और अंगा पे कंट्रोल करना, और अपनी जो है एक्सपेंशन अपने डायनेस्टी का वो फुल ऑन मोड में रखा था, पूरी एनेक्सेशन हो रही थी। ये जो है नए नए वेपन्स जो है इजाद किए, डिस्कवर किए। जैसे अजात शत्रु ने इनोवेशन वेपन यूज किया था, रथ मूसा। वो जैसे बाहुबली मूवी में था ना, उसके पास जो वो रथ के आगे वो चक्का सा घूमता था, जो एकदम कोई भी सामने आएगा गला कट जाएगा या फिर शरीर कट जाएंगे। वो जो था पहली बार अजात शत्रु ने डिस्कवर किया और वो यूज किया था उन्होंने वॉर में। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। स्पाई सिस्टम इसमें बहुत स्ट्रांग था। सिस्टमैटिक स्पाइंग इस पे स्टार्ट हुआ था। इंफॉर्मेशन मतलब पावर, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और ये जो है ना कॉन्सेप्ट आज भी इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करती है। हमारे देश में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है ना, इंफॉर्मेशन मतलब वो पावर है। जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन वो उतना पावरफुल होगा। ये आज भी मॉडर्न डे में है। फिर आते हैं उदायन। उदायन जो है ये ये नेक्स्ट रूलर थे। कैपिटल इन्होंने शिफ्ट कर दिया राजगीर से। इन्होंने अभी तक तो कैपिटल इनका राजगीर ही चल रहा था, उस वक्त इसको राजगृह कहते थे, गृहवर्जा कहते थे। बात अभी मॉडर्न डे में इसको राजगीर कहते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने इसको पाटलिपुत्रा कर दिया था। पाटलिपुत्रा क्यों किया, क्योंकि ना गंगा और सोन रिवर का ना कन्फ्लुएंस पर है ये पाटलिपुत्रा। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, ट्रेड रूट कंट्रोल कर सकते थे, और यहाँ से डिफेंस वो बहुत स्ट्रांग कर सकते थे। इमेजिन अगर आज किसी कंट्री को कैपिटल शिफ्ट करनी हो तो वो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देखेगी ना, एग्जैक्टली वही उदयन ने भी देखा था। अब आता है सिसुनाग डायनेस्टी। हरण्यक के बाद सिसुनाग आए थे। ये मेजर थे, इसके बाद भी रूलर्स आए थे, बट ये मेजर है जिसके बारे में पूछा जाता है और हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है सिसुनाग डायनेस्टी। लास्ट हरण्य किंग को ना रिमूव किए, अवंती को एनेक्स किया। और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, क्योंकि अवंती वेस्टर्न इंडिया की पावरफुल स्टेट में से एक आता है। फिर उसके बाद आते हैं काल अशोक। ठीक है। सिसुनाग का ना ये सक्सेसर थे, और इसके टाइम पर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। वैशाली में ही हुई थी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आते हैं नंद डायनेस्टी। अब ना मगध का सबसे वेल्दी डायनेस्टी पर बात करते हैं। इसके पहले रूलर्स थे महापद्मनंद। ठीक है। फाउंडर थे नंद डायनेस्टी के। इनके अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने जो है ना बहुत सारे क्षत्रिय रूलर को हराया। इन्होंने बहुत बड़ी एम्पायर बिल्ड किया,
और गंगा से गोदावरी तक इनका इन्फ्लुएंस था। इनको बहुत सारे टाइटल मिले, जैसे इकारत का टाइटल मिला, इनको महापद्म का टाइटल मिला, और ये एग्जाम का फेवरेट है। और ये बीच में वैशाली कर दिया था कैपिटल से सुनाग डायनेस्टी, बट फिर बाद में ये वापस से पाटलिपुत्रा कर दिए थे। ठीक है। फिर आते धनानंद, लास्ट नंद रूलर थे, बहुत रिच थे, लेकिन बहुत अनपॉपुलर भी थे, हैवी टैक्सेशन करते थे, पीपल इनसे बहुत नाराज रहते थे। और इसी डिससेटिस्फैक्शन का फायदा उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने, और नंद रूलर को यहाँ ये खत्म हो गए थे। अगर हम सबसे जो है अगर इसको रिवाइज करें तो सबसे पहले कौन आया? बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया। इसमें शिशुनाग और कालाशोक, ये इंपॉर्टेंट और भी रूलर हैं, बट हम इंपॉर्टेंट वन पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, है ना। फिर बाद में हम पढ़े कि महापद्मनंद एंड धनानंद। सो ये चीजें थी। ओके। अब अगर हम बात करें रिपब्लिक, और एक बार अगर हम वापस बात करें रिपब्लिक एंड किंगडम के बीच के डिफरेंस, तो मोनार्की में क्या था कि पावर किंग के पास था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता था, एंड फास्ट डिसीजन, स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्टेबल टेरिटरी। एग्जाम्पल में जैसे मगध था, कौशल थे, और अवंती थे। रिपब्लिक मतलब असेंबली रूल, कलेक्टिव डिसीजन लेना, सिटीजन पार्टिसिपेशन, लेकिन स्लोअर डिसीजन मेकिंग होता था, जैसे वज्जी, मल्ला, साक्य। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब मान के चलो कि वॉर के टाइम पे अगर हर डिसीजन ना मीटिंग में डिस्कस हो तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसी वजह से मगध जैसे सेंट्रलाइज स्टेट जो है ना रिपब्लिकन पर एडवांटेज ले पाते थे, क्योंकि उसमें सिंगल रूलर थे जो डिसीजन लेते थे, वो फटाफट डिसीजन लेते थे। कुछ इंपॉर्टेंट रिपब्लिक थे, वज्जी जैसे मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक थे, कैपिटल वैशाली था, फिर मल्ला, शाक्य, कंबोज, ये सारे थे।